नमस्कार जी सब दर्शकों को। आज हम यहाँ रोहतक आए हैं। ये डॉक्टर रामफल चहल हैं। किसी परिचय के मोहताज वैसे ये हैं नहीं। ऑलमोस्ट सारा हरियाणा और राजस्थान, कई स्टेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग इनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। शुरुआत में जब रेडियो स्टेशन रोहतक पे आप लोग रागनी और सांस्कृतिक प्रोग्राम जो देखते थे उनमें ये आते थे, अगर आपको ध्यान हो। श्री रामफल चहल और एक होती थी लाडो बहन, तो वही शख्सियत है ये। आज इनसे बातें करेंगे, इनके जीवन के पूरे सफ़र के बारे में पूछेंगे, कैसा कैसा रहा, क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। तो चहल साहब बताइए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए, कब से आपने स्टार्ट किया ये। सभी दर्शकों को राम राम। शुरू में ये बता दूं कि लाडो बहन और रामफल भाई वो दिल्ली वाले अलग थे और मैं यहाँ आकाशवाणी रोहतक में 1983 में आया था। वो 1976 से चल रहे थे, तो ये दोनों अलग अलग क्योंकि केंद्र हैं तो अलग अलग इनके करेक्टर हैं। दूसरा, मेरा गांव नीमड़ी है, बौंद और खरक के बीच में, अब जिला दादरी में आ गया और बीच में भिवानी में रहा बहुत साल। और मैं पैदा हुआ तब वो गांव महेंद्रगढ़ में था, इनके बिल्कुल कॉर्नर पे है। खरक रोहतक में है शुरू से ही। तो हमारे गांव में 3 सीमाएं लगती थी पहले, हिसार और रोहतक और महेंद्रगढ़ की। अभी भी 3 ही लगती हैं, भिवानी, रोहतक और दादरी की। तो पढ़ाई शुरू में बौंद में हुई 10वीं तक। उसके बाद 1-2 साल जाट कॉलेज रोहतक में लगाया और फिर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से ग्रेजुएट हूँ। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया मैं। तो चहल साहब ये बताइए, आप जब ये रेडियो स्टेशन में थे एज एम्प्लॉइज थे या मेन आपका प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर से आपने डिग्री की है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस वहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं बता दूं कि जिस दिन डिग्री हुई उससे अगले दिन इंटरव्यू था वर्ल्ड बैंक में, और उससे अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 81 को मेरी डिग्री हुई। 1 सितंबर को इंटरव्यू दिया अगले ही दिन, और उससे अगले दिन मैंने ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड बैंक में, इम्पैक्ट ऑफ T&V सफीदों में। वो छोड़ के फिर मैं एस्कॉर्ट्स में चला गया फरीदाबाद, एज कम्युनिटी डेवलपमेंट था उनका प्रोग्राम, उसमें सुपरवाइजर। और वो छोड़ के वहां से फिर मैं चला गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ADO जो आप बात कर रहे हैं, तो पूंडरी रहा मैं 6 महीने। और उसके बाद रेडियो में मैं बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉय था, सहायक संपादक के तौर पे। 16 मार्च 1983 में मैंने ज्वाइन किया और 1991 में फिर मैं UPSC के थ्रू गजटेड, पहले थी मेरी पोस्ट नॉन गजटेड क्लास 2, फिर वो गजटेड क्लास 2 में आ गया 1991 में UPSC के थ्रू। तो मैं रेगुलर एम्प्लॉय था और हेड ऑफ द स्टेशन भी रहा और प्रोग्राम हेड तो कई स्टेशनों पे, जैसे रोहतक, कुरुक्षेत्र, चूरू, कई स्टेशनों पे प्रोग्राम हेड रहा। दिल्ली में बीच में माधवी साहब रहा। तो मैं रेगुलर एम्प्लॉय था रेडियो का। आप का हमने सुना है कई, मतलब ये जो अपनी हरियाणवी फिल्में, हरियाणवी पिक्चर जो आई हैं, इनमें भी काम किया है आपने। किस किस फिल्म में काम किया चहल साहब? शुरू में दादा लहरी सिंह होते थे, जो हम लोग में एक बहुत बड़ा पात्र थे, और उनके साथ भाई बाल सिंह बलारा और अरविंद स्वामी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी छैल गेला जांगी। तो विष्णु मल्होत्रा उसके लेखक थे, विशुद्ध हिंदी के लेखक वो, जिन्होंने रामायण की भी पटकथा लिखी। तो इनको कोई हरियाणवी लिखने वाला नहीं मिल रहा था, बोलने वाले तो सारे ही थे। तो आकाशवाणी रोहतक में आए 1983 में। तो बातचीत हुई तो वो मुझे हमारे MA राकेश जी, जिन्होंने मुझे भर्ती किया था, उनसे मिलके बात की तो उनका ये लिख देते हैं। लड़का ही था जब, तो ये लड़का नया है, ये लिख देता है। मतलब पटकथा लिखी? पटकथा का ट्रांसलेशन, पटकथा नहीं, हिंदी से हरियाणवी। हाँ, तो फिर एक दिन ऐसे ही बात चली तो दादा लहरी सिंह करने लग गए, इनको भी रोल दो। तो मुझे रोल दिया, लेकिन उससे पहले मैं 1976 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल में बेस्ट एक्टर था। फिर 1978, 1980, 81 में राष्ट्रीय स्तर तक बेस्ट एक्टर रहा मैं ड्रामा में। तो वो अनुभव, उसके अनुभव के आधार पे ही मुझे रेडियो में लिया गया था। तो फिर ये फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया 1983 में। उसके बाद उस रोल को देख के फिर पनघट वाले आ गए, तो पनघट काफी अच्छी फिल्म चली थी, तो उसमें मैं हीरो रहा। उसके बाद एक आई थी खानदानी सरपंच, उसमें भी हीरो था। और उसी पे आधारित फिर एक बनी थी कानून से डरो, उसमें भी हीरो था। तो इस तरह से फिर बाकी और कई फिल्मों में अभी काम किया।
और आजकल जैसे कुंबा धर्मेकार है तो उसमें भी एक मांगे राम के नाम से पात्र हूँ। बीच में थोड़ा सा ये रहा कि रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन में भी रहा मैं थोड़े दिन, और दूरदर्शन में भी काफी कार्यक्रम किए, तो मंच भी हो गया, दूरदर्शन भी हो गया। कैसेट्स कुछ निकली सन 1998-99 के आसपास, तो कैसेट्स भी निकाली कुछ, फिर सीडी का जमाना आया तब कुछ सीडीज भी की। तो इस तरह से फिर अखबारों में मेरे कोई हजारों के करीब लेख हैं, जनसत्ता में, दैनिक जागरण में, हरिभूमि में, इनमें, और इसके साथ साथ जो पत्रिकाएं जैसे कि हरिगंधा वगैरह जो स्तरीय पत्रिकाएं, उनमें भी काफी लेख है। तो इस तरह से पूरे मीडिया को देखा है। अच्छा चहल साहब, अभी एट प्रेजेंट जो आप ये कुंबा धर्मे का जो एक सीरियल चला हुआ है, इसमें आपने मांगे भाई का रोल किया है जी। और ठीक चल रहा है सीरियल, मतलब अच्छा भी लगता है लोगों को। लेकिन एक चीज का इसमें ना लोगों के मुंह से मैंने सुना है, इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है ना, हर एक मैक्सिमम ऑफ द जो डायलॉग होते हैं वो डबल मीनिंग वाले होते हैं। तो इसमें थोड़ा लोगों का ये है कि भाई ऐसा अच्छा नहीं लगता, मतलब पूरा परिवार बैठ के, बेटी बेटा और सब ये ऐसे परिवार बैठ के देखे तो उसमें थोड़ी झिझक सी महसूस करते हैं। ये मैंने कई लोगों से सुना है, आपके क्या विचार है उसके बारे में? ये क्योंकि पूरी तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं जी, नंबर एक। नंबर दो, जो युवा पीढ़ी है, और आपको पता होगा 15 से 20% रांडे हैं गांवों में, हाँ, उन्हीं के पास टाइम है। हाँ, जो घर गृहस्थी वाला अपनी दाल रोटी चून चावल में के चक्कर में, हल्दी मिर्च के चक्कर में उलझा रहता है। हाँ, तो वो ऐसे एक बहुत बड़ी क्लाइंटेल है इसकी। हाँ, तो जब जब कोशिश करी है, बीच में सारे तजुर्बे करते रहते हैं हम। हाँ, लिखते हैं ना, मुकेश दहिया जी का प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, तो कई साल से चल रहा, 413 एपिसोड आ चुके इसके। हाँ, तो वो सारे तजुर्बे करके देख लिए, जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो थोड़ी सी ज्यादा साफ सुथरी के चक्कर में फिर वो जो हमारे दर्शक है वो कम हो जाते हैं। हाँ, ये देखा कि मान लो 7 लाख 8 लाख दर्शक हैं लगभग, मान के चलो, तो 3-4 एपिसोड लगातार साफ सुथरे उस तरह के, इसमें संस्कृति की बातें होती हैं, कल्चर की बातें होती हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन लहजा और लब्बो लबाब जो है वो यूथ के हिसाब से है। वो लोग कहते हैं भाई हमने कीर्तन देखने वाले तो और चैनल बतेरे हैं टीवी पर, आप कीर्तन की टारगेट दिया करो, बहुत ज्यादा उसकी नहीं है, मनोरंजन करवाओ। और मनोरंजन चाहे वो आज फिल्में हो, चाहे सीडी हो, चाहे और कुछ हो, सभी में यही है। हाँ, इसी को पसंद करते हैं लोग जी। ये तो देखा है हमने भी। वैसे ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा सीरियल है और लोग देखते भी हैं, और मैं भी देखता हूँ। कोई इसका सीरियल आज तक मैंने छोड़ा नहीं है कुंबा धर्मे के अवाड़ों में। लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं। ऑफ कोर्स आप सही बात बोल रहे हो, आजकल भाई बाकी के दूसरे चैनल देखिए ना आप। हाँ, बाकी के दूसरे जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखो। हाँ, उसमें खुल्लम खुल्ला भी दिखाते हैं, कर थोड़ा वर्गल लैंग्वेज का यूजेज करते हैं लोग। हाँ, फिर भी ठीक है। तो ये चहल साहब ने देखो भाई कई सारी तो फिल्मों में काम किए हैं, और उसके बाद इनकी जो उपलब्धियां हैं, हरियाणा की संस्कृति में, लोक साहित्य में विशेष योगदान इनका रहा है। इनको पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान प्रदान किया गया था ये 2004 में। फौजी मेहर सिंह के ऊपर भी इन्होंने बुक्स लिखी है, और बाजे भगत जी, उसके बाद में और कई सारी पुस्तकें इनकी जो है छपी हैं, और तरह कई किस्म के इनको मतलब इनाम से सम्मानित भी किया गया है। एक माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2.5 लाख रुपए से इनको अलंकृत किया गया था। पैसा तो कर यहाँ मैंने नहीं रखता है, यहाँ शख्सियत की देखी जाती है कि किस किस्म के ये आदमी, पैसे वैसे के लालच में ये पड़ते नहीं है। लेकिन हमारे हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को जो योगदान इन्होंने दिया है वो वाकई में सराहनीय है। और तकरीबन सभी सांगियों के ऊपर आपने किताबें लिख डाली मेरे ख्याल में तो। हाँ, 1996-97 में फौजी मेहर सिंह से शुरुआत की थी। फिर फौजी मेहर सिंह की 3 किताबें उनके ऊपर, फिर 3 किताबें बाजे भगत पे हैं, रामकृष्ण व्यास है, चतुर सांगी है, पंडित जगन्नाथ है। तो इस तरह से जो भी जिनके ऊपर पहले से पुस्तकें नहीं थी, हाँ, उस पे पूरा शोध कार्य करके घर में जाके उनके चेलों से और दूसरे लोगों से
और मैंने ऑथेंटिक लिखा है। वो फिर दूसरी किस्म के लोग हैं जो जान पूछ के मतलब वो पैदा करते हैं इस तरह का भाई, भ्रम पैदा कर हाँ भाई नरेश दलाल हैं, वो अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं। हाँ। तो मैं अगर नरेश दलाल का विरोध करता हूँ तो उसके बराबर तो उसी दिन आ गया। हाँ। एक बहुत जवान लड़का, मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, वो आके सतपाल पहलवान से हाथ मिलाने लग गया। हाँ। तो उसको कहा भाई तेरा सतपाल पहलवान का कहाँ जोड़ है? ने बोला नहीं मैं इससे हाथ मिलाऊंगा तो इसके बराबर का तो वैसे हो ही जाऊंगा भाई, ये वही आदमी है जो सतपाल के साथ कुश्ती करी थी। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो अपना नाम कमाने के लिए जान पूछ के वो जो है ना जातीय जहर फैलाते हैं, इस तरह वो चलता रहता है। तो मेरे पास सारी चीजें पहले पुख्ता करके एक एक चीज तसल्ली से उसका सोर्स लेके तब मैं लिखता हूँ। तो लगभग 20 किताबें हरियाणवी संस्कृति की जीवंत परंपराएं, फिल पोर्टर है, मेरा काव्य संग्रह है, विभिन्न की जड़ें एकांकी संग्रह है, वो सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी जाता था, कुरुक्षेत्र MDU और देवीलाल विश्वविद्यालय में, उनमें सिलेबस में BA फाइनल और MA फाइनल में पढ़ाया जाता था। और इसके साथ साथ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने मुझे सांस्कृतिक पुरस्कार सम्मान दिया है, और देवी शंकर प्रभाकर का अवार्ड है, कृषि का भी राज्य स्तरीय अवार्ड है। तो इस तरह से जो ये कहिए कि आप लोगों के सहयोग से कृषि, संस्कृति और साहित्य में तीनों स्टेट अवार्ड हैं, प्लस विद्यावाचस्पति होता है जब 10 किताबें कोई आदमी लिखता है साहित्य का, तो उसको विद्यावाचस्पति PhD मतलब वो देते हैं, ऑनररी उसको कहते हैं। और विद्यासागर होता है डीलिट, तो विद्यावाचस्पति और विद्यासागर दोनों आईफा के द्वारा जो हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन, उस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और इस तरह से लगभग 300 के करीब अवार्ड हैं जो अब तक मतलब संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में मिल चुके हैं। देखो भाई, ये चहल साहब जो है अभी भी इस उम्र में भी इन्होंने ये सेवा देनी छोड़ी नहीं है। लोग हमारे जैसे जो छोटे कलाकार होते हैं या राइटर होते हैं, लिखने वाले होते हैं, मेरे को भी लिखने का ऑफ कोर्स शौक रहा है। मैंने भी एक बुक लिखी थी चंद्रगुप्त चाणक्य के ऊपर। तो चहल साहब से मैंने बात की, किसी ने बताया था इनके बारे में, इनको मैंने वो बुक दी थी। तो 2-4 दिन के बाद में पढ़ने के बाद में इन्होंने एक दिन बताया मेरे को कि दलाल साहब आपका ठीक है, कविताई तो ठीक है, लेकिन छंद कटे हैं। तो इतना नॉलेज इनको है, कोई भी लिखने वाला इनको अगर बुक देता है उसको ये अभी भी मतलब उसकी सहायता करते हैं। उनको छंद कटते होंगे, छंद को ठीक करेंगे, लैंग्वेज अगर गलत होगी उसको करेंगे, और जो कविताई जो है ना लय में और सुर में आ जाए। ये देखो अभी भी इनके गांव के एक ये लेखक हैं उमेद सिंह जी, उनकी लिखी हुई है, ये कई सारे किस्से उनके लिखे हुए हैं। उसको भी है अभी उसमें संपादित कर रहा हूं। संपादित कर रहे हैं उसको, उसमें जो कमियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे तो मदद करते रहते हैं। बाकी एक जिक्र आपने कराया था एक बार, वो गोपी चंद भर्तृहरि की, उस दिन पार्क में बात चल रही थी हमारी, आपने बताया कि उसका भर्तृहरि के गुरु के बारे में, भर्तृहरि के गुरु के बारे में हमने तो सुना था, हम तो नो हंगाला रहे थे कि गोरखनाथ ही थे उसके गुरु, नहीं जालंधर नाथ। तो उसके बारे में बताइए कुछ। जालंधर नाथ के शिष्य थे ये गोपीचंद भी और भर्तृहरि भी। अच्छा। और भर्तृहरि और कानीपा ये गुरु भाई थे। हाँ, कानीपा का जिक्र आया था। हाँ, तो कानीपा थोड़ा सा होता नहीं, तो 2 ही भाई सुने हैं ये किस्सों में, तो भर्तृहरि और विक्रम। हाँ नहीं, ये कानीपा इनके गुरु भाई थे। अच्छा। सगे भाई नहीं थे, मैंने कहा अच्छा, गुरु भाई थे। हाँ। तो ये गद्दी पे मतलब उस तरह एक देखिए कि आज जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा स्थल भौर का मठ है। हाँ। स्थल भौर का मठ और यहाँ का MLA या MP तो लगभग बराबर ही है। अच्छा। या मठ की मान्यता ज्यादा है। हाँ। वो सदा के लिए है। हाँ। MLA MP तो एक बार रहेगा 5 साल के लिए, उसके बाद उसको कोई पूछता नहीं। हाँ। तो इसी तरह से था कि किसी छोटे छोटे राजा होते थे। हाँ। तो किसी राजा से बड़ी जो गद्दी थी वो गुरु जालंधर नाथ की और इनकी थी, गुरु गोरखनाथ की बाद में। हाँ। तो ये जो गद्दियां थी बराबर से बड़ी थी, राजाओं से बड़ी मान्यता थी इनकी। हाँ। क्योंकि धार्मिक आस्थाएं ज्यादा थी। अच्छा। तो जब इनके गुरुजी ने शरीर त्यागने की इच्छा जाहिर की तो कानीपा को कहा भाई आप वो गद्दी नसीन हो। हाँ। मेरी जगह। तो वो थोड़े से एक होता है ना कई बार शरारती कह लो, या मन में एक भाई खाम का
मतलब मखोलिया कह लो उनको। जी जी। तो वो कहने लगे कि जी भर्तृहरि बड़े हैं मेरे से तो, अच्छा। और पहले शिष्य वही बने थे, हाँ उम्र में भी बड़े हैं, तो उनको बुलाओ। हाँ। तो भर्तृहरि के पास जब संदेशा गया तो उन्होंने कहा भाई एक तो मैं पिंगला के बगैर नहीं रह सकता, जी। और दूसरा ही राजपाट मैंने संभाल लिया है, हाँ। तो फिर गुरुजी को कहो कानीपा को गद्दी नशीन कर देंगे। अच्छा। अब कानीपा को पता था भाई वो तो आना नहीं, हाँ भर्तृहरि को तो आना नहीं, तो वो कहने लगे गुरुजी फिर क्या न्याय करेगा वो राजा जो पिंगला के बगैर हाँ हाँ नहीं रह सकता। नहीं हाँ रह सकता, तो हाँ इसका मतलब राजा तो पिंगला हुई, हाँ वो तो कहीं है ही नहीं, फिर इसका मतलब हाँ वो भड़का दिए गुरुजी। हाँ। तो बोले भाई फिर आप ठीक करो भाई, मैं तो अब जीवन मतलब त्यागने की। अच्छा, तो यहाँ से मतलब उनकी वो जो पिंगला की जो परीक्षा ली गई थी, जी जी, वो यहाँ से मतलब उसका ये बनता है, यहाँ से शुरू किया है उन्होंने। यहाँ तो से शुरू होता है। तो मैं हाँ कंप्लीट करता हूँ 1 मिनट में ही। हाँ तो वो कहने लगे भाई आप ठीक करो। तो पिंगला क्योंकि हिमाचल से थी, हाँ तो घुड़सवारी का शौक था उनको यहाँ पे मैदानों में, तो वो घुड़सवारी शाम को राजा और रानी दोनों जाने लग रहे अपने राजशाही घोड़ों पे। हाँ तो एक बोधी सी टिटवी ली उसने और बिल्कुल ऐसे उस पर आ गया हाँ कि भी उनकी बातें सुने। हाँ तो उसने यूं पीछे 2-4 बार देख के, जैसे हम पीछे देखते हुए गाड़ी वाला तंग कर रहा है हमें, हाँ तो उसने एड मार दी, भी घोड़े बजा दिए, हाँ। उसने भी बजा दी। हाँ अब वो जोर लगा लिया और घोड़ों का उतना ही दूरी रहे। हाँ तो कहने लगे महाराज ये घोड़ी ये ले लो, हाँ इससे ये घोड़ी ले लो। हाँ तो उतरे, उसने इशारा किया, राजा ने बोला भाई क्या है ये बेच लो। बोला इसमें कोई ताकत नहीं है, हाँ ये तो टटवी है, घोड़ी है भी नहीं। हाँ। तो बोला कि फिर बोला ये तो जो सही होता है ना, इसको चलाने वाला सिखाने वाला, हाँ। उसकी करामात होती है। हाँ हाँ तो बोले आप हमारे यहाँ रह जाओ। हाँ बोला रह जाऊंगा, 2-3 शर्तें हैं। हाँ। बोला क्या कि भाई एक तो मेरा महल में कहीं भी आना जाना, वो चल रहा है ना? हाँ आना जाना जो है ना वो मतलब मेरे को छूट होगी, हाँ और दूसरा मैं जो बात कहूंगा उस पर तवज्जो देंगे। हाँ वो बात बोला ठीक है, तो वो सही से रख लिया। हाँ तो विक्रमा जो था वो उन दिनों की जो भी शिक्षा पद्धति थी, स्कूल गुरुकुल पाठशाला जो भी थी, हाँ। उसमें जाते थे। जान पूछ के उस टाइम पे वो पिंगला के महल में जाने लग गया। हाँ। कानीपा जो सईस के रूप में आया हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ से इनका तो फिर सैयद बना था कानीपा। कानीपा हमने सुना है कि को कुछ से तो ये नहीं, वो कथा पैरेलल चलती है दोनों, मैं बताऊंगा। हाँ मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। तो वो जो है ना फिर उसने राजा को कहा हाँ भाई तेरे यारी देखा, इस तरह की बातें की उसने। हाँ तो फिर उसने जाके बताया कि भाई तो ऐसे ऐसे बात, और वो अमरफल वाली कहानी से भी को पता है। फिर हाँ। अमरफल दिया, फिर अमरफल वो वहां से फिर वो उसके वैसा के पास चला गया, वो लेके आ गई। हाँ तो इस तरह से बात हुई। तो वो बात ये थी कि उसकी परीक्षा थी, हाँ। और उस कहानी पा के वो परीक्षा उल्टी पड़ गई अच्छा। कि गोपीचंद आ गए, और गोपीचंद फिर उस गद्दी पे बैठ गए। नौनाथ सिद्ध 84 में यहाँ परीक्षा में पढ़ा। हाँ, और वो गद्दी तो उल्टे करने वाले का नतीजा यही होता है। तो नौनाथों में जो है हाँ। वो हालांकि कानीपा भी आते हैं उसमें, हाँ। और भर्तृहरि भी आते हैं और गोपीचंद भी आते हैं। तो हाँ। इस तरह से था। गोपीचंद जो भांजा था भर्तृहरि का, हाँ। तो इस तरह से ये थी। तो पिंगला कहीं भी गलत नहीं थी। हाँ। वो सिर्फ ये था कि आखिरी में कहा है पिंगला ने हाँ। कि भर्तृहरि ने ले लिया जोग, उससे उसकी बात को, भर्तृहरि ने ले लिया जोग और विक्रमा ने मिल गया राज, और पिंगला का खड़ी खड़ी का लागी आग, बोलो नगर खेड़े की जय। सांग इस तरह करते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे, कई गाने वाले तो जब कथा शुरू करते हैं ना, वो ये करते हैं कि ये परीक्षा लेने के लिए, कई तो बोल देते हैं कि ध्रुवाचार्य जी आए थे दरबार में, संस्कृत के श्लोकों में बहस होने लगी भर्तृहरि की और उसकी। वो भर्तृहरि ने बोल दिया मेरा पिंगला याद आओ मैं जाऊंगा। तो वो पिंगला का जो भ्रम था, ये भूत सवार था। मैंने जो सुना है, हाँ, और अच्छे कवियों से सुना है, वो कानीपा। अच्छा, कुछ ये यूपी साइड के जो गाने वाले ये गाते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने भ्रम तोड़ा था इनका। नहीं, वो बने थे वो सैयस। हाँ, चलो वो एक अलग अलग मतलब वो कर रखा है। खैर ठीक है, ये तो बातचीत हुई हमारे चैल साहब से। तो थोड़ा सा और जरा से बात। हाँ, एक मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कि या तो छोड़ जाते हैं बीच में संस्कृति को, उसको तंग आके और किसी भी कारण से। हाँ। आप लोगों के आशीर्वाद से 1976 में मैं मंच पे जाने लगा था। तो लगभग 50 साल अब पूरे होने वाले हैं जी। 50वां मतलब चल रहा है। तो 50 साल में मंच पे कभी द्वेर थी या इस तरह की अश्लील बातें नहीं की, एक तो। हाँ। दूसरा बहुत से लोग गाते हैं उनको गाना नहीं आता,
लय सुर ताल का नहीं पता होता। तो मैं कई बार मजाक में कह देता हूँ भाई मैं वो कलाकार हूँ जिसको गाना भी नहीं आता और गाता भी नहीं। तो गाने के अलावा बाकी जो मंचीय कलाएं हैं वो लगभग सभी की, उधर लेखन का भी ठीक चल रहा है। और मैं आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ अपना अलवर के पास जमीन लेके। तो बीच में जब भी समय मिलता है तो वहां जाके अपनी खेती करता हूँ। आंवले का बाग लगा रखा है और गाय रखी हुई है वहाँ, और अपना बाकी फ्रूट्स प्लांट्स है वहाँ, झोंपड़ी डाल रखी है तो वहाँ बीच में। तो अभी भी एक सक्रिय जीवन बहुत जरूरी है। हमारे पिताजी 100 साल में पूरे होने में 2 महीने रह रहे थे। तो वो कहा थे भाई इस शरीर का फिर मरने के बाद मैज नहीं बनता, इसका सुहागा नहीं बनता, मैज नहीं बनता, इसलिए शरीर से जितना काम लोगे उतना ही ठीक रहेगा। तो मैं अपने सुबह टाइम से उठ के अपने मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर यार दोस्तों के बीच में गपशप आंकना, और फिर उसका बाद अपनी सारी दिन की दिनचर्या में लगातार। तो इस तरह से जीवन की सार्थकता उसी में है कि आप समाज को कुछ ना कुछ दे रहे हो, या आप समाज से कुछ ना कुछ ले रहे हो। मैं आपके पास बैठा हूँ, या तो मेरे अंदर इतना ज्ञान हो मैं आपको दे सकूं, या इतनी बुद्धि हो कि मैं आपसे कुछ ले सकूं। तो इस तरह से जो ज्ञान का आदान प्रदान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहेगा। जो प्रगति की है ना हमने, वो इसी से की है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जीव से बोलता है पूरे ब्रह्मांड में। और ये जो वाणी है ये शुरू से ही 1 साल का 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये 99% लोगों को नहीं पता। तो इस वाणी का अगर हम सदुपयोग करें, हमें तो प्रभु ने बहुत कृपा रही कि 32-33 साल तक लगातार परेशान किए, वाणी का भरपूर उपयोग हुआ हमारे का। तो जितना आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के अंदर सीमाओं के अतिक्रमण की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं होती हैं। कि आपके पास ये हार्ड डिस्क है ना, जैसे इस खोपड़ी में अगर जितना ज्ञान है इसको लेके आप कहीं चले जाइए, किसी देश में चले जाइए। मैं अभी पिछले दिनों मोरक्को गया, तो वहाँ कोई बात चली तो वहाँ मैंने कविता पाठ किया 15 अगस्त को। फिर उसके बाद हिंदी दिवस पे तो एम्बेसडर महोदय थे संजय राणा, वो कहने लगे क्या आप गीता पे भी बोल दोगे? 15 से 20 मिनट। मैं नहीं 15 से 20 मिनट नहीं, मैं बोलूंगा तो 1.5 घंटा बोलूंगा। और मैंने बैठ के वहाँ गीता पे 1.5 घंटा प्रवचन किया, व्याख्यान किया उसका। और वो बड़े खुश थे भी गीता पे कोई इतना सरल ढंग से समझा सकता है। मैंने कहा पढ़ा मैंने, तो मैं अपने पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ, पढ़ा हुआ अक्सर कभी बेकार नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा जो आज की युवा पीढ़ी है वो किताबों पे ध्यान नहीं देती, जबकि सही ज्ञान किताबों में ही है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें तो जो मेरे जी में आए मैं लिख दूंगा, जो मेरे जी में आए आपकी प्रशंसा कर दूं, आपकी क्रिटिसिज्म कर दूं, मेरी मर्जी है। उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। किताब जब लिखते हैं तो लेखक ये सोचता भी ये किताब मेरी अमर रहेगी, इसके सारे मेरा भी नाम रहेगा संसार में। तो सोच समझ के शोध कार्य करके जब तक हमारी नीयत ठीक होती है तब तक हम उस पर ठीक काम करते हैं। इसलिए किताबों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बताया चहल साहब ने कि भाई लिखित में जो प्रमाण होता है ना वो सदा के लिए रहता है। और इन्होंने बताया देखो ऑर्गेनिक फार्म भी इन्होंने बनाया हुआ है। कहाँ बनाया हुआ है तो बता रहे थे? अलवर के पास। तो हम चहल साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब की बार जब जाएंगे अपने फार्म में तो हमें जरूर ले चलें साथ में। वहां से भी इनका थोड़ा देखेंगे कैसी फार्मिंग की है, क्या है क्या नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने तो तकरीबन सारे ये सांगी जो है अपने सांग करने वाले हैं सब के बारे में नॉलेज है, किताबें भी लिखी हैं। आपके तरफ से मतलब जो आपने स्टडी किया है इनमें से सबसे अच्छा सांगी किसको मानते हैं आप? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपनी अपनी जगह सारे ही खास थे जिनका नाम है। ना तो इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार था, ना और कोई जान पहचान था। तो मेरे पिताजी बहुत छुप छुप के सांग देखते थे, हालांकि बड़े धार्मिक और वैसी प्रवृत्ति के, लेकिन जवानी में तो देखते ही हैं। तो वो बताते हुए बाजे भगत जो थे वो बहुत बड़े सांगी थे। लेकिन ये हुआ कि 1936 में उनका देहांत हो गया। 1936 में पंडित लक्ष्मीचंद जो थे वो 1925 में सांग में आए थे। तो वो तब तक बहुत अच्छे सांगी मतलब वो बन चुके थे, बाजे भगत जी। तो इस तरह से पंडित लक्ष्मीचंद जो है वो उसके बाद 1945 तक ये रहे। फिर पंडित मांगेराम का दौर आया, रामकृष्ण दास और बहुत से सांगी हुए। तो
इनका कंपैरिजन करना जो है ना बहुत मुश्किल है। और सभी प्रणाली हमारी दादा शंकर दास से जो थे मेरठ के पास के, तो वो थे, उससे ये प्रणाली चली। तो और कुरुक्षेत्र के सांगी बहुत अच्छे थे, मतलब सारी इस तरह से नहीं, रेवाड़ी सांगियों की दादा उससे, हाँ, सबका प्रणाली एक दो को छोड़ के बाकी से भी वहीं से चलती है। अच्छा। अली बख्श अपनी तरह के सांगी थे रेवाड़ी के, हाँ। अहमद बख्श अपनी तरह के सांगी थे। हाँ। तो ये इनका मुकाबला करना, क्योंकि अब कोई कहे भी आज सबसे बढ़िया हीरो कौन, हाँ। फिल्मों में, तो वही बात है, सारे अपनी अपनी जगह थे जो नामचीन कलाकार हुए। इन सांग को मैंने कहा भाई ये हमारे मन, वचन और कर्म तीनों को प्रभावित करता था। तो सही संस्कृति वही होती है जो मन, वचन और कर्म तीनों को प्रभावित करे। तो सांग बहुत बड़ी विधा थी, अब विलुप्ति के कगार पे है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो नहीं, एक बात मैंने भी ये नोट की है चल साहब, मैंने कई सांगियों की और कई लेखकों के वो पढ़े हैं, देखे हैं, कविताएं देखी। तो इंटरव्यू लंबा हो गया चल साहब, अभी खत्म करते हैं। और दर्शकों से अनुरोध है भाई, आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब तो अपने आप कर लोगे, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो छोड़ देना इसको। ठीक है भाई, अगले एपिसोड में फिर और मिलेंगे। सब भाइयों को राम राम, धन्यवाद। चैल साहब राम राम जी, सबको राम राम।